हेयर पिन मास्टर जीशांग को उनके मास्टर ने दी थी और फिर मास्टर जीशांग ने ये हेयर पिन तुम्हें गिफ्ट कर दी, यानी कि अब तुम मेरे मार्शल अंकल बन चुके हो। अब बाओपिंग की बातों के पीछे का लॉजिक चेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था। बाओपिंग कहती कि अब तुम मेरे मार्शल अंकल हो तो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें अपनी प्यारी बाओपिंग की काफी ज्यादा याद आएगी। तो चेनपिंग कहता है ठीक है बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बस मुझ पर एक एहसान करो, मुझे मार्शल अंकल मत बुलाओ। तुम्हारे मुंह से मार्शल अंकल सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अभी से बुढ़ा हो गया। अब अगर तुमने मुझे दोबारा से अंकल बोला तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए बाम्बू की बास्केट नहीं बनाऊंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने पाव पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम ली फैमिली के मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि बाओपिंग और चेनपिंग पर नजर रखे हुए थे। वेल इस बंदी का नाम था लिन और उसके साथ उसके फादर जुए भी थे। लिन कह रही थी फादर ये चेनपिंग तो हमारी यंग मिस से काफी ज्यादा क्लोज हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम मास्टर वान की बेटी शुई को देख पाते हैं जो कि चेनपिंग के लिए खत लिख रही थी। उसने अपने लेटर में मेंशन किया कि किसी ने तुम्हारे घर के लॉक को तोड़ दिया था, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उस पर्सन के बारे में पता करूंगी। साथ ही शुई दिल ही दिल में कहने लगी कि फादर ने चेनपिंग की मदद करने के लिए एक तलवारबाज को ढूंढ लिया, मगर पता नहीं वो बंदा चेनपिंग की मदद कर पाएगा या नहीं। वेल ये तलवारबाज कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वेल दूसरी तरफ सनरुइन मास्टर वान से मिलने पहुंच चुकी थी और उसकी बातें सुनकर मास्टर वान काफी ज्यादा भड़क गए। सनरुइन उससे कहती है कि मास्टर वान मैं तुम्हारे लिए ब्यूटी माउंटेन के आसपास के चारों पिक्स खरीदने वाली हूँ। मेरे ख्याल से इस छोटे से काम को पूरा करने के लिए इतनी कीमत काफी हो जाएगी। तभी मास्टर वान कहने लगे कि चाहे तुम मुझे कितनी बड़ी कीमत अदा क्यों ना करो, मैं चेनपिंग को कभी खत्म नहीं करूंगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस छोटे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो। तुमने चेनपिंग के जान की इतनी भारी कीमत लगाई, साथ ही तुम ये चाहती हो कि चेनपिंग कभी भी ग्रेटली बॉर्डर को क्रॉस ही ना कर पाए। जिस पर सनरुइन कहती कि आप इस स्मॉल टाउन के सेंट बन चुके हो, इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। दरअसल मेरा बेटा जल्दी डायली डायनेस्टी को ज्वाइन करेगा। वहाँ का रूलर बनने के बाद उसे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा और ये काम तभी हो सकता है जब मेरे बेटे का दिमाग शांत हो। आपको भी ये बात पता होगी कि वो चेनपिंग से नफरत करता है और चेनपिंग आगे चलकर उसके लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी करेगा और यही वजह है कि मैंने चेनपिंग को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। मास्टर वान अगर आप मेरा ये काम कर दो तो आप जो बोलोगे वो मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैं एम्परर से आपकी बेटी शुई के बारे में बात करूंगी। आप भी यही चाहते होंगे कि शुई इनलाइटनमेंट को हासिल करे, तो इस काम में हमारी पूरी रॉयल फैमिली अपने रिसोर्सेज का यूज करके शुई की मदद कर सकती है। सो यहाँ पर सनरुइन ने मास्टर वान को बहुत बड़ी लालच दिखाई ताकि मास्टर वान चाहकर भी उसके ऑफर को ठुकरा ना सके। और फिर मास्टर वान ने उसे जवाब दिया, वो कहते हैं कि दोबारा से स्मॉल टाउन में कदम रखने की जुर्रत भी मत दिखाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम पर हाथ उठाना पड़ेगा। तुम भी अच्छे से जानती हो कि मेरा एक ही हथौड़ा तुम्हारा काम तमाम करने के लिए काफी हो जाएगा। जो सुनकर सनरुइन कह रही थी हाँ मैं समझ गई, तुम उस चेनपिंग को कभी खत्म नहीं करोगे। कोई बात नहीं, मैं चेनपिंग को ग्रेटली बॉर्डर तक आने का इंतजार करूंगी और फिर वहाँ पर तो मैं तुम्हारी मदद के बिना भी उसका काम तमाम कर सकती। और फिर सनरुइन ने एक परिंदे के जरिए अपना पैगाम भिजवा दिया। इधर मास्टर वान को किसी की आहट महसूस हुई थी तो बड़े ही तेज रफ्तार के साथ सीधे जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर चेनपिंग नदी किनारे प्रैक्टिस कर रहा था, जो देखकर लिन अपने फादर से कहने लगी कि इस बंदे को तो सफर की बिल्कुल भी जल्दी नहीं, ये तो जहाँ मौका मिले वहाँ पर टाइम पास करना शुरू कर देता। अब तो मैं इनका पीछा करके थक गई, मेरे ख्याल से हमने सीधे इनके सामने जाना चाहिए। हालांकि मास्टर जू ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मिस बाओपिंग ने हमें उनके साथ जाने से मना किया था, तो हमने बस दूर से ही इन पर नजर रखनी चाहिए। ये बात मत भूलो कि पिछली बार चेनपिंग ने मुकाबले में तुम्हें हरा दिया था। जिस पर लिन गुस्से में कहने लगी कि फादर मैं आपकी वजह से ही कमजोर हूँ, आपने मुझे अपनी ची पावर्स को सर्कुलेट करने से मना किया था, वरना तो मैं अपने एक ही झापड़े में चेनपिंग का काम तमाम कर देती। दरअसल ये दोनों भी बाओपिंग के ली फैमिली के सर्वेंट्स थे और इनका काम है बाओपिंग को महफूज रखना। यहाँ पर मास्टर जू अपनी बेटी को समझा रहे थे कि तुम चेनपिंग को हल्के में नहीं ले सकती। भले उस बंदे ने कल्टीवेशन में कुछ खास कारनामा नहीं किया, मगर उसकी फाउंडेशन हद से ज्यादा सॉलिड है। वो एक ही मूव को हजारों लाखों बार रिपीट करता। अब अगर तुम अपनी ची पावर को सर्कुलेट करके भी उसका मुकाबला करो तो भी तुम उसे हरा नहीं पाओगी। और मुझे नहीं लगता कि तुमने चेनपिंग से नफरत करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उसी ने तुम्हें नीचे गिरने से बचाया था, वरना तो तुम उसी दिन
लिन मारी जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर से चेनपिंग के साथ दोस्ती करता। जिस पर लिन कहती कि चेनपिंग एक नंबर का बेवकूफ है, ये हमेशा लड़कियों की मदद करता, लेकिन इसे ये बात पता नहीं कि जो भी जितनी ज्यादा लड़कियों की मदद करेगा उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी। और उतने में ही मास्टर जू की डीमन सबड्यूइंग बेल रिंग होने लगी। ये बेल तभी आवाज करती है जब कोई डीमन उसके आसपास हो। उतने में ही चेनपिंग ने भी देखा कि वहाँ पर काफी मिस्टीरियस स्मोक फैलने लगा है, तो उसने तुरंत ही बाओपिंग को अपने पीछे आने के लिए बोल दिया। बाओपिंग उसे घबराते हुए बताने लगी कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि माउंटेन की स्पिरिट और घोस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते। इन डीमंस की सबसे भयानक आदत तो ये है कि इन्हें इंसानों का दिल और लीवर खाना अच्छा लगता है। अगर उनके पास वाइन हो तो वो हमारा स्नैक्स बना देंगे। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि डीमन स्कॉलर्स के दिल को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी बातें सुनकर चेनपिंग कह रहा था, पता नहीं तुम कौन सी अजीब सी किताबें पढ़ती। और उतने में उस स्मोक में से दो बच्चे बाहर आ गए। दरअसल ये बाओपिंग के दोस्त थे। इसमें से छोटे का नाम था लिनहुआ और दूसरे का नाम था लिनशुआ। वेल ये लोग भी स्मॉल टाउन से ही बिलोंग करते थे और अभी बाओपिंग के साथ ग्रेट सुई एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते। साथ ही साथ वो चेनपिंग को बताते हैं कि एक बड़ा ही अजीब सा बंदा हमारा पीछा कर रहा है। तो चेनपिंग तुरंत ही अपनी सिकल को बाहर निकालते हुए इस बंदे से कहने लगा कि तू जो भी है जल्दी से मेरे सामने आ जा। मगर वो बंदा उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा ही नाम चेनपिंग है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम दो असासिन्स को देख पाते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे। वो उस बात को चेक करते हुए कहने लगे कि चेनपिंग काफी ज्यादा शातिर है। उसने जानबूझकर मेन रास्ते को छोड़कर इस रास्ते को अपनाया ताकि उसके ट्रेसेस हमें ना मिल पाए। मगर वो चाहे कितनी ही चालबाजी क्यों न दिखाए, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने टैलिस्मान के पावर्स का यूज करते हुए चेनपिंग के रास्ते को चेक किया। उस टैलिस्मान की मैजिकल पावरों ने चेनपिंग और बाओपिंग को दिखाने लगी जो कि इसी रास्ते से आगे बढ़े थे। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि अब हम चेनपिंग को इसी रास्ते से फॉलो करेंगे और जैसे वो बॉर्डर के पास पहुंच जाए उसकी गर्दन धड़ से अलग की जाएगी। अगर हमने ये मिशन पूरा किया तो यकीनन एम्प्रेस सनरुइन हमें काफी बड़ा इनाम देगी। जिसके बाद वो दोनों असासिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कुछ लाशें नजर आती हैं। उन्होंने देखा कि डिमोनिक क्लैन के कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रूटली खत्म कर दिया। उनकी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, तो इन्हें खत्म करने के लिए किसी ने अपनी बहुत ही भयानक चीप आर का इस्तेमाल करके इनकी मेरिडियंस को शटर किया। तो उसमें से एक असासिन कहने लगा कि मेरे ख्याल से जरूर से मास्टर रुआन का काम होगा। एम्प्रेस सनरुइन ने बताया था कि मास्टर रुआन ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और वो किसी भी कीमत पर चेनपिंग को जरूर बचाएगा। इसीलिए अब हमें उस मास्टर रुआन से भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बस एक बार हम डायली डायनेस्टी के बॉर्डर के पास पहुंच जाएं, फिर तो कोई हेवन रैंकिंग एबिलिटी वाला बंदा भी चेनपिंग की मदद नहीं कर पाएगा। और उतने में वहाँ पर बड़ा ही अजीब सा बंदा पहुंच जाता है जो कि इन मरे हुए लोगों का मांस खा रहा था। उसके साथ एक बंदी भी थी। उस ईवल पर्सन को कहती है कि तुमने इस ग्रुप को मार के काफी अच्छा काम किया, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को भी निपटा दो। और अब उस बंदी ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को ट्रैप कर लिया। साथ ही वो बड़ी ही तेजी के साथ उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगी। मगर असासिन भी कुछ कम नहीं था। उसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर अपनी ईवल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदी पर हमला कर दिया। उसके तो बस 2-4 हमलों में ही उस बंदी का काम तमाम हो गया। ये देखकर उसका साथी काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब वो डर के मारे वहाँ से भाग रहा था कि तभी दूसरे असासिन ने सीधे जाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसी से हमें पता चलता है कि ये दोनों बंदे कितने ज्यादा खतरनाक थे। सो अगर ऐसे भयानक बंदों के साथ चेनपिंग का मुकाबला हुआ तो ऑफ कोर्स उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते जो कि उस मिस्टीरियस बंदे को सामने आने के लिए बोल रहा था। और उतने में ही वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। वो अपने साथ एक गधे को भी लेकर आया था। वो कहता है, नी हाओ चेनपिंग, मेरा नाम है एलियांग और लियांग का मतलब होता है रहमदिल। साथ ही मेरे बारे में अगर और बताया जाए तो मैं एक तलवारबाज हूँ। तो चेनपिंग कहता है, अगर तुम वाकई एक तलवारबाज हो तो फिर तुम्हारी तलवार कहाँ चली गई? जिस पर लियांग कहता है कि फिलहाल ऐसी कोई तलवार नहीं जो मेरी काबिलियत को मैच कर पाए, तो मजबूर होकर मुझे इस बैम्बू से बनी हुई सोड को इस्तेमाल करना पड़ रहा। वेल, मैं इस बैम्बू सोड का इस्तेमाल करके इस दुनिया के हर एक तलवारबाज को जलील करना चाहता हूँ। मगर लियांग ने देखा कि चेनपिंग के चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं आई, तो कहता है, यार चेनपिंग, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। देखो, मुझे दुश्मन समझने की गलती मत करना क्योंकि हम दोनों एक ही साइड पर हैं। वैसे भी मैं तुम्हें ग्रेटली बॉर्डर तक पहुंचाने में हेल्प करने आया हूँ। एक बार हम वहाँ के एफू पास को क्रॉस कर ले, फिर हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मगर चेनपिंग को इस बंदे पर भरोसा नहीं था। वो कहता है, चलो जल्दी बताओ तुमने हमें कैसे ढूंढा? जिस पर लियांग जवाब देते हुए कहने लगा
बोला कि मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि मैं औसम हूँ। अब लियांग को वहाँ देखकर मास्टर जू और लिन को भी उनके सामने आना पड़ा। यहाँ पर मास्टर जू तुरंत ही चेनपिंग को ग्रीट करते हुए बताने लगे कि मैं ली फैमिली का सर्वेंट हूँ और